Hello, Jai Hind students. Today we are going to discuss our new chapter, Private, Public and Global Enterprises. In previous chapter, we have already discussed the private sector enterprises, means forms of organization. चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज ही पढ़ी थी हमने। वहां पे हमने सोल ट्रेडरशिप डिस्कस किया था, पार्टनरशिप डिस्कस किया था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था एंड लास्टली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा। अब क्या पढ़ना है इन दिस चैप्टर? आवर मेन फोकस, हमारा जो मेन फोकस होगा यहाँ पर जो पढ़ना होगा हमें, द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। हमारा मेन फोकस चैप्टर में क्या है? अभी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन टाइप्स की क्या देखेंगे? फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट। साथ साथ में क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज का एक पोर्शन छूट गया था, उसका क्या नाम है भाई? ग्लोबल एंटरप्राइज, दिस वन, जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं। दिस वन इज ऑल्सो लेफ्ट, ये भी बच गया है। तो इस चैप्टर में तो टोटल हमारा जो डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ये सेक्शन, वी विल डिस्कस दिस सेक्शन। इसके अंदर क्या है भाई? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साथ साथ में क्या आपकी मल्टीनेशनल कंपनी। इतनी सी बात हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? डिस्कस करने वाले हैं। But before the discussion of the chapter, let's understand what is mixed economy। भाई ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या है, इसको समझ लिए। तो दुनिया भर में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, भाई इकोनॉमीज क्या है? हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है? इकोनॉमीज है। वो कैसे पता चलता है कि किस टाइप की इकोनॉमी है? तो वो जो सिस्टम फॉलो करते हैं उस पर बेस्ड होती है उनकी इकोनॉमिक टाइप क्या होती है, निकल के दिखती है। तो हम देखते हैं भाई क्या है, कितने तरह की वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया में कितनी तरह की इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है। तो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है वो बेटा तीन तरह का होता है। नंबर वन क्या है हमारा? सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। नंबर टू क्या है भाई हमारा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। और नंबर थ्री क्या है हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है, ये दिस वन, इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीन तरह की इकोनॉमी होती है बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी हो है भाई? भाई दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर क्या हो, सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स कौन कर रहा हो? एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर डन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट खुद करती हो, सरकार खुद करती हो, ताकि लोगों के बीच में क्या हो सके, जो आम जो जनरल सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, वेलफेयर का काम कर सके, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सके सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। ये क्या होती है? इकोनॉमी सोशलिस्ट होती है। एग्जांपल क्या है अभी? चाइना इसका एक एग्जांपल हो सकता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जहां पर सारा काम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज कौन परफॉर्म कर रहा होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मकसद क्या होता है? पब्लिक सर्विस नहीं होती। यहाँ पर मकसद क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। पर इंडिया जो हमारा है, ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही क्या है? सोशलिस्ट है। इंडिया जो इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है वो इन दोनों का बीच का रास्ता है। यहाँ पर क्या है? सब चीजें, मतलब कि क्या है यहाँ पर? क्या है? दोनों ही सिस्टम क्या है? दोनों का मिक्स सिस्टम है। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट भी क्या करती है? काम करती है। मतलब क्या करती है भाई? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड करती है। तो ये क्या हो जाती है? पब्लिक सेक्टर हो जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी प्ले करते हैं रोल इन द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और जो गवर्नमेंट करती है क्या? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है? वो सेक्टर क्या होता है हमारा? पब्लिक सेक्टर होता है। यस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर? तो भाई प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स क्या हैं? हमने सब पढ़ चुके हैं। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब एग्जांपल्स हैं। ग्लोबल कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो गई भाई, रिलायंस जियो हो गया, टाटा हो गया, और जितने भी ये सब कंपनियां दिख रही हैं, ये सब कौन है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो ही हैं। साथ में क्या है? रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर्स के एग्जांपल होते हैं। जहां पे क्या होता है? ऐसी इंटरप्राइजेज, ऐसे बिजनेस है जो कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है, उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ऐसे बिजनेस है जो कौन मैनेज करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं, वो क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है। जबकि वहीं पर पब्लिक सेक्टर सेक्टर का वहीं पर पब्लिक सेक्टर का आपका मेन मोटिव क्या होता है बेटा? टू
प्रोवाइड द जनरल सोशल सर्विसेज टू द पब्लिक, ताकि लोगों को क्या करें, जनरल सर्विसेज क्या हो आसानी से मिल जाए, ये पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, फोकस होता है। So yes, for getting the more understanding what is the public private sector enterprises and the public sector enterprises, we are going to discuss the difference between the public and the private sector enterprises. The first basis will be the formation. तो क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का फॉर्मेशन क्या होता है, टेक इट टू लॉन्ग प्रोसीजर, इसमें क्या है लॉन्ग प्रोसीजर और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, बहुत सारी क्या है लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, तब जाके और बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठा एक्यूमुलेट करनी होती है, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन खुलती है जिसका नाम क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। जबकि वहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर के पास क्या है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फुल विद द रिसोर्सेज, उसके पास इनफ क्या होता है, फाइनेंस होता है, पैसा होता है, और साथ में उसे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं परफॉर्म करनी होती, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ईजी होती है, आसानी से और फौरन हो जाती है पब्लिक सेक्टर की फॉर्मेशन। जबकि वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, टाइम लगता है, और टाइम लगता है, ये टुक अ लेंदी प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं इनको सेटअप करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है, कि कैसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया जाए। वहीं पर क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पब्लिक, जनरल जो पब्लिक है हमारी उसको क्या करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसका क्या होता है, मोटिव होता है। यस, द थर्ड डिफरेंस इज व्हाट, मैनेजमेंट। The management of the private sector enterprises are dealt by the professionals or the individuals and the board of directors। तो भाई जो यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, कुछ प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, और मैनेजमेंट क्या हो सकता है, लाइक द फर्म और द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सोल ट्रेडरशिप, एक बंदा अकेले करता है, पार्टनरशिप है तो उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ बंदे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा बंदे हो सकते हैं, कंपनी है तो क्या हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म ऑफ हो सकता है उनका मैनेजमेंट का, और ये क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। ये क्या है, मैनेजमेंट का स्टाइल होता है किसका, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में। बट वहीं वहीं जब बात आती है किसकी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की, तो इसमें कौन मैनेज करता है भाई, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जनरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन्हें क्या है, जनरली जो इसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के। कैपिटल, the fourth point of difference is what, capital। In the private sector enterprises, the maximum capital contributed by the owner itself। ज्यादा जो कैपिटल होती है, जो भी जितनी भी कैपिटल लगती है, तो उसमें से मैक्सिमम जो कैपिटल का पोर्शन होता है वो ओनर खुद क्या करता है, अरेंज करता है, इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। बट वहीं पर क्या है, गवर्नमेंट के केस में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के केस में क्या है, सारा फाइनेंसिंग जो होती है वो गवर्नमेंट करती है अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। Yes, the freedom. The fifth point is what, the freedom of operation। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन क्या है भाई, यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी डिसीजन इन केस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द ऑपरेशन इन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इन द सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्या है, कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस, कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूवल, वो सारे क्या होते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल खुद पे डिपेंड होते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है, कोई भी एक्सपेंशन ग्रोथ का डिसीजन हो या प्राइस रिलेटेड डिसीजन हो या कोई भी फर्दर डिसीजन, वो सारा फुल कंट्रोल किसका होता है, उनका अपना खुद का होता है, अपनी खुद की फ्रीडम होती है। जबकि वहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है किसका, गवर्नमेंट का, उनकी मिनिस्ट्रीज का, और उसपे क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। तो जो सरकार चाहेगी, जो मिनिस्ट्रीज चाहेंगी, वही करना होता है किनको, पब्लिक सेक्टर को। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ क्या है, ऑपरेशन नहीं मिलता पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जबकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आपको फुल फ्रीडम मिलती है, किसको, किस पे, ऑपरेशन पे। तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमारा 6 पॉइंट है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी जनता को जवाब नहीं देना है। जबकि वहीं हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बात करें तो ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, कि आप क्या करते हैं, जो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है उनको जवाब देना पड़ता है, उन वाइल डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में क्या होगी, चर्चा होगी, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि रेलवे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें जो भी रेलवे के फेयर्स या ज्यादा हो गए, या फिर रेलवे क्या है सही सर्विसेज नहीं दे रही है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर बात करनी पड़ सकती है, जवाब देना पड़ सकता है जनता को। यस, एम्प्लॉइज कैसे भाई रिक्रूट होते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट के अपने क्या रूल, अब सबके अपने अपने रूल होते हैं, अपनी हायरिंग करते हैं अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, और रेम्यूनरेशन जो भी सैलरी एंड वेजेस होती है एम्प्लॉइज की, ये लोग खुद तय करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। जबकि वहीं जो है पब्लिक सेक्टर की जब बात करी जाती है, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि ये जो एंटरप्राइजेज होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये तय करती हैं,
ये क्या होती हैं भाई, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्या करती हैं, हायरिंग करती हैं, बंदों को लेती हैं, सिविल सर्वेंट्स इसमें काम करते हैं और इनकी जो सैलरीज एंड वेजेस होती हैं वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती है। यस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे क्या होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करी जाती है इन द केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। भाई जब मूल्यांकन की बात होती है, परफॉर्मेंस की मूल्यांकन की बात होती है तो उस केस में क्या है भाई, परफॉर्मेंस जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज की है वो जज करी जाती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर कि कितने ईयर कितना एनुअल प्रॉफिट हो रहा है, किस ग्रोथ से क्या हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस बेस पे क्या जजमेंट हो सकता है कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस का कैसा है। बट वहीं पर अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में बेटा क्या होता है कि जो जजमेंट होता है, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस के बारे में टिप्पणी होती है वो किस पे करी जाती है, जजमेंट जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है, वो जजमेंट का बेस होता है इकोनॉमिक गेन। बहुत ज्यादा जजमेंट नहीं बनता कि वो फॉर एग्जांपल हम ये ऐसा जजमेंट नहीं करते कि रेलवे ने इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो वो क्या है बहुत अच्छी कर रही है रेलवे जो डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो उस केस में क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक इश्यूज, नॉन इकोनॉमिक रीजन और जो सोशल वेलफेयर होता है वो बड़ा इशू होता है और वो उससे क्या होता है, जजमेंट किया जाता है किसका, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का, कि कितनी अच्छी सर्विसेज रेलवे देने लगी है, कितने रेट कम हो गए हैं या फिर क्या हो गया है, फेयर का रेट जो है कम कर दिया है, साथ-साथ में जो ट्रेन डिलेड होती थी, बहुत ज़्यादा लेट होती थी, वो चीज़ क्या कर दी है, टाइमली कर दी है। तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ज़्यादा जजमेंट के बनते हैं परफॉर्मेंस के इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। I hope you people understand the private or public sector enterprises here. So now first we are going to discuss the form of public sector enterprises. भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस। तो तीन फॉर्म्स हमें क्या है, तीन टाइप्स देख के मिलती है। वो तीन टाइप्स क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, द पब्लिक कॉर्पोरेशन और द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, इन तीनों के फीचर्स देखेंगे, मेरिट और डिमेरिट देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है। This is the oldest form of the public sector enterprise and the departmental undertaking. It is considered as a one of the department of the government. इसे क्या माना जाता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट माना जाता है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। और ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, क्या है भाई, ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के। एकदम शुरुआती दौर से क्या है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजेस क्या है चलाई जा रही हैं। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस इन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से इनका क्या है पूरा जोड़ होता है। हम इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग करके गवर्नमेंट से नहीं देख सकते, गवर्नमेंट से इन्हें अलग करके देखना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट से क्या होती है, एकदम क्लोजली लिंक्ड होती हैं। जो इनका परफॉर्मेंस होता है, इनके डिसीजंस होते हैं, इनका क्या है इनकी फंक्शनिंग होती है, वो गवर्नमेंट से क्या होती है, जुड़ी होती है, उसी से क्या होती है, रेगुलेट होती है। The function under the overall control of the one ministry और द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई एक डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री क्या करती है, इनको रेगुलेट करती है, इनकी देखभाल करती है इन इंटरप्राइजेज की। इनका एग्जांपल्स क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हमारे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, सॉरी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या एग्जांपल्स है भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से एग्जांपल्स क्या है भाई, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीफोन सर्विसेज। ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हो गए, पोस्टल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट एंड रेलवे डिपार्टमेंट आर द एग्जांपल ऑफ दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लेट्स डिस्कस द फीचर्स, व्हाट आर द थिंग्स फाउंड इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्या क्या चीजें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पाई जाती हैं। दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो क्या हो, मंत्रालय हो किसका, राज्य का या तो केंद्र का, वो क्या होता है उस पर फुल उसका कंट्रोल होता है, किस पे, इन अंडरटेकिंग्स पे। The second thing what second feature of this departmental undertaking is what, they are the part of the government only and there is no separate entity। कहते हैं ये गवर्नमेंट का क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, इन्हें अलग करके नहीं देखा सकता। ये क्या होती है, फुल्ली क्लोज्ड और क्या होती है, लिंक्ड होती है गवर्नमेंट से। दे आर द फाइनेंशियल फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और इनका जो वित्त पोषण होता है, जो इनको फाइनेंस दिया जाता है, पैसा मिलता है, वो कहाँ से मिलता है इन्हें चलाने के लिए, इनके ऑपरेशन के लिए इन्हें पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट देती है अपने एनुअल बजट से, सालाना बजट से निकाल के इनका क्या करती है, पोषण करती है, वित्त क्या करती है, पोषण करती है। रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं कि अगर इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कुछ प्रॉफिट होती है तो उस प्रॉफिट को कहाँ जमा करा जाता है, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में जमा कर दिया जाता है, खजाने में जमा कर दिया जाता है सरकार के।
Yes, the fifth feature is the staff. The staff of the departmental undertaking are the civil servant and are recruited and compensated as per the regulation of the civil servants। कहते हैं भाई जो भी इसमें काम करने वाले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाले वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और उनकी जो रेम्युनरेशन होती है वेजेस एंड सैलरी वो वहीं से तय होती है। The sixth feature of this departmental undertaking is what? They are under direct control of the departmental head and who are accountable to the concerned ministry। तो क्या है भाई जो भी क्या होगा डिपार्टमेंटल हेड होगा वो क्या होगा मिनिस्ट्री को जवाबदेही करेगा। तो क्या होगा भाई डिफेंस डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट सबके क्या है एक हेड है। फिर वो हेड किसको अकाउंटेबल है किसको जवाब किसको देना पड़ेगा उन मिनिस्ट्री को जो भी मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको जवाब देना पड़ेगा सीधे। इनकी जवाबदेही मिनिस्ट्री को बनती है इनके हेड्स के इन डिपार्टमेंटल टेकिंग के हेड्स की जवाबदेही किसको है मिनिस्ट्री को है। दे कैन sued एज द सेम मैनर यू कैन फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जिस तरह से आप क्या करते हैं सरकार में मुकदमा कर सकते हैं उसी तरह से मुकदमा आप क्या कर सकते हैं इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी उसी प्रोसीजर के हिसाब से क्या कर सकते हैं मुकदमा कर सकते हैं। अगर आपको क्या है सेटिस्फेक्शन नहीं या फिर आपको किसी चीज से खेद है या आपको कोई दिक्कत हुई तो आप क्या कर सकते हैं मुकदमा इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे करा जा सकता है। नाउ द मेरिट्स क्या क्या मेरिट्स हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की टाइप है इसके क्या क्या फायदे हैं। तो भाई पहला फायदा क्या है इजी फॉर्मेशन आसानी से बना लो। क्या है ज्यादा मेहनत नहीं है। तो वेरी इजी टू फॉर्म द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कोई भी रजिस्ट्रेशन क्या होती है कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। तो भाई गवर्नमेंट क्या है गवर्नमेंटल क्या है ये अंडरटेकिंग्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है क्या है गवर्नमेंट की है। तो ये क्या है ज्यादा इसके ऊपर क्या है फॉर्मेलिटीज लगाई नहीं जाती हैं ये इजीली क्या होती है फॉर्म हो जाती है और फाइनेंस का भी कोई इशू नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इजीली क्या होती है ये फॉर्म हो जाती हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज। बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी बहुत ज्यादा पैसे के बारे में नहीं सोचना है। तो आसानी से ये क्या होती है सेटअप हो जाती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इफेक्टिव कंट्रोल यस ऑफ कोर्स क्या होता है इफेक्टिव कंट्रोल डिपार्टमेंटल वेरी इफेक्टिव डायरेक्ट बाय द सेंट्रलाइज। इसमें जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज होता है एक हेड होता है वो जो भी कहता है मिनिस्ट्री जो भी कहती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। पावरफुल अथॉरिटी ऊपर होती है कोई भी फ्रीडम नहीं होता तो इस तरह से सेंट्रलाइज क्या है कंट्रोल दिखता है जो क्या होती है इसके काम को इफेक्टिव बनाती है कंट्रोल लगती है एक इफेक्टिव कंट्रोल लगती है किस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे। भाई थर्ड ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। जो भी फंड मिलता है उसका क्या करता है भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है फुल यूटिलाइजेशन दे द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फाइनेंशियल ऑफ द मैनर सब्जेक्ट टू द मिनिस्ट्रियल सैंक्शन एंड द बजट अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग। कहते हैं जो भी पैसा दिया जाता है उसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी क्या है एनुअल क्या होती है ऑडिटिंग होती है बजट के हिसाब से पैसा दिया जाता है तो जिस चीज के लिए पैसा फंड जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है बाद में उसकी ऑडिटिंग होती है। तो इस तरह से क्या है एक जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है मतलब कि क्या फुल यूटिलाइज हो जो फाइनेंस दिया जाता है जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा उसका क्या होता है पूरा इस्तेमाल करती हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अकाउंटेबिलिटी हाँ यहाँ पर क्या है भाई अकाउंटेबिलिटी होती है डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट और उसकी परफॉर्मेंस को क्या है सदन में डिस्कस भी किया जाता है कि कैसे चल रही है कोई दिक्कत कोई इशू तो उस पर क्वेश्चन होते हैं चर्चाएं होती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है सीधे बनती है इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। पब्लिक रेवेन्यू क्या है भाई गवर्नमेंट रेवेन्यू सर्व करती है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो काम फॉर एग्जांपल रेलवे से जो प्रॉफिट आया तो कहाँ जाता है गवर्नमेंट की क्या है ट्रेजरी में जाता है खजाने में जाता है। तो इस तरह से कि रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो जाता है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। वही पोस्टल डिपार्टमेंट से जो प्रॉफिट हुआ रेलवे से हुआ डिफेंस हुआ वो सब क्या जमा कर दिया जाता है यहाँ पर। Secrecy. The activity and performance of the departmental undertaking can highly secret. The government can avoid the disclosure of the PILIA and the public to the interest and due to the secrecy only the most sensitive areas the defense operating as a departmental undertaking। ये secrecy ये जो इस तरह की secrecies होती हैं इस तरह का सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल जो ऑपरेशन होता है ये क्या करता है हमारे डिफेंस जैसे डिपार्टमेंट को क्या रखता है सेफ रखता है और उसे क्या करता है पावर प्रोवाइड करता है शक्ति देता है।
Yes, demerit. What are the demerit of the डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? क्या-क्या कमियाँ हैं? तो पहली जो चीज़ है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ये इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेटा? The departmental undertaking works under the strict parliamentary control and too much interference of the ministry and top officials and treated as a one of the government officer, and this reduces the flexibility and the efficiency of the undertaking. क्या है भाई? इनफ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी जजमेंट अपने से नहीं कर सकते, आप कोई भी डिसीजन अपने से नहीं ले सकते, जो भी ऊपर से ऑर्डर आया है उसको फॉलो करना होता है आँख बंद करके। तो इस तरह से क्या होता है जो इन अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है एम्प्लॉइज़ की, ऑफिसर्स की, वो क्या होती है किल होने लगती है और उनके अंदर क्या आता है एक रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। Yes, the second demerit of the departmental undertaking is the lack of motivation. In the departmental taking, no power is to utilize the revenues. जो भी इनकी revenues हुई हैं, profit हुई हैं, ये जो departmental undertaking उसको use नहीं कर सकती। And the second, there is a no incentive attached with the efforts. चाहे जितना काम कर ले, जो भी revenue और salary और जो भी wages उनकी fix है, वो उसी पर क्या करेंगे, काम करना होता है। तो ज़्यादा effort डालने के लिए कोई क्या है, extra payment नहीं है। तो इससे क्या होते हैं, वो लेथार्जिक होते हैं और ज़्यादा काम नहीं करना चाहते। एट द सेम पॉइंट क्या है कि जो भी उनका प्रमोशन होता है, वो सीनियॉरिटी की बेस पे होता है, ना कि एफर्ट की बेस पे। आप चाहे जितना एफर्ट ले लीजिए, जब तक आप उतने सीनियर नहीं होंगे, उतना टेन्योर नहीं पास करेंगे, तो आपका क्या है प्रमोशन नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है, वो क्या है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते और लैक ऑफ मोटिवेशन वहाँ क्या बनता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए एक डिमेरिट बन जाती है, लैक ऑफ मोटिवेशन। Yes, the third point of difference is the lack of financial autonomy. यहाँ पर क्या है फाइनेंशियल जो आज़ादी है वो नहीं होती। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से हेड हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, साइन नहीं कर सकते हैं, अप्रूव नहीं कर सकते हैं। ये जो भी रेवेन्यू होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गुड पर्पस ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो जिससे क्या होता है अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होती है ऑटोनॉमी छीन ली जाती है, आज़ादी क्या होती है, फाइनेंशियल वित्तीय आज़ादी क्या होती है, खत्म हो जाती है, क्रश हो जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ड्यू टू द लॉट्स ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। The fourth demerit is what the inefficient management. The departmental undertaking are managed by the government officials and they are the official overburdened with the paperwork and they spend maximum time in answering the queries of the parliamentary ministry. Parliament or the ministry, and they cannot transferred any time, and as a result they have the less sense of the responsibility and the efficiency। भाई बहुत ज़्यादा क्या है पेपर वर्क होता है, ओवरबर्डेंड होते हैं, बहुत सारे क्या है सबॉर्डिनेट्स को हैंडल करना होता है, साथ में बहुत सारे जवाब जो है सदन को मंत्रालय को लिखते-लिखते क्या होती है ओवरबर्डन होते हैं और जिससे इनके अंदर क्या आ जाती है इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो भाई ओवरबर्डन होते हैं बहुत सारी जॉब से जिससे क्या होता है ये जो मेन कोर काम है उस पे फोकस नहीं कर पाते। इस तरह से जो ये मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है अयोग्य हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Nepotism and bureaucracy. The decision in the departmental undertaking are delayed due to the administrative formalities, paperwork, procedure, innovation, and the bold approaches of the immediate action, which are not essential for the growth, which are so essential for the growth, are not in the enterprise, are no place in the departmental undertaking। क्या कोई भी आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई भी काम फौरन नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत सारा प्रोसीजर और परमिशन की जरूरत होती है, बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है पूरा सिस्टम आप क्या होते हैं किसी के क्या होते हैं सबॉर्डिनेट होते हैं तो आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी होती है। तो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी और टैपिज्म जो बना हुआ है ये पूरा क्या करता है किल कर देता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को और क्या बनाता है भाई इसको बना देता है जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसको इनइफेक्टिव बना देता है। So we are going to discuss the suitability of the departmental undertaking। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल है। पहली चीज तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्रेसी की जरूरत हो, जहाँ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हो, तो वहाँ के लिए आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या कर सकते हैं सूदिंग है और सुटेबल है। द सेकेंड इज वोट द गवर्नमेंट कंट्रोल द नेसेसरी। अगर आप क्या चाहते हैं बहुत ज़्यादा नियंत्रण चाहते हैं कंट्रोल चाहते हैं चीज़ों पे तो आप क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जा सकते हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग क्या दिखाना है किस कारण होना चाहिए किसका प्रसारण नहीं होना चाहिए वो सारी बात क्या है गवर्नमेंट फुल कंट्रोल रखती है इस चीज़ पे तो आप क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जा सकते हैं। व्हेन द ह्यूज इन्वेस्टमेंट आर इन्वॉल्व्ड जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जाया जाता है जैसे एयरक्राफ्ट आयरन स्टील ईटीसी। अंडरटेकिंग
अंडरटेकिंग द सो इज अ सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। लाइक क्या है, अगर आपको एक रेवेन्यू का सोर्स चाहिए, अगर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, एक रेवेन्यू का सोर्स चाहिए, तो वो क्या खोल ले, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोल ले। तो गवर्नमेंट को क्या है, इन चीजों को क्या करना है, दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल सिक्रेसी, कंट्रोल, द ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर ये चार फैक्टर्स चाहिए तो गवर्नमेंट कहाँ जाए, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे, departmental undertaking set up करे। I hope you people very well understand the whole concept of departmental undertaking. Thank you for watching this video.